गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम फिर से आपके लिए जीआईटी सिस्टम का एक न्यू टॉपिक लेकर आए एंड टॉपिक इज जॉइंटिस। सो लेट्स वी स्टार्ट। फर्स्टली हम बात कर लेते हैं डेफिनेशन की कि एक्चुअली में जॉइंटिस का मीनिंग क्या होता है। येलो डिस्कलरेशन ऑफ आई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा ड्यू टू इंक्रीज लेवल ऑफ बिलीरुबिन, यानी कि किसी भी रीजन की वजह से बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ चुका है और उसकी वजह से डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है आई म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्क्लेरा का। जैसे हम किसी बेबी या इन्फेंट या चाइल्ड को देखते हैं और इसके आई का कलर येलो हो चुका है, म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर येलो हो चुका है और जो स्क्लेरा होता है आई का जो पार्ट होता है वो येलोविश हो चुका है, तो दैट इंडिकेट है कि बेबी को जॉइंटिस हो चुका है, मतलब उसकी बॉडी के अंदर बिलीरुबिन का लेवल बढ़ चुका है। अब बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो आरबीसी के डिस्ट्रक्शन के बाद निकलता है। ओके, अगर वो 5 mg/dl से ज़्यादा हो रहा है तो दैट इंडिकेट द जॉइंटिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल होता है 0.2 to 1.2 mg/dl होता है नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं बिलीरुबिन के भी दो टाइप्स होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट वन होता है डायरेक्ट या अनकॉन्जुगेटेड, या फिर इसे वाटर इंसोल्यूबल बोल सकते हैं, जो वाटर के अंदर घुल नहीं सकता हो वो क्या होगा? वाटर इंसोल्यूबल या अनकॉन्जुगेटेड या फिर डायरेक्ट बिलीरुबिन। एंड सेकंड टाइप की बात कर रहे हैं अपन, सेकंड टाइप होगा इनडायरेक्ट या कॉन्जुगेटेड या फिर वाटर सोल्यूबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हो गए बिलीरुबिन के। और बिलीरुबिन क्या होता है? एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कहाँ से निकलता है? आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से बनता है। जैसे आरबीसी टूटती है तो उससे क्या होता है? बिलीरुबिन रिलीज होता है। अब हम देख लेते हैं नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी, देख लेते हैं कि किस टाइप से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर और फिर वो किसी रीज़न की वजह से क्या हो जाता है? बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता है और उसका लेवल बढ़ने लग जाता है ब्लड के अंदर, तो किसको लीड कर देता है? जॉइंटिस को लीड कर देता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं कि एक्चुअली में हाउ डज अकर्स प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। फर्स्ट वन क्या होगा? सबसे पहले जब आरबीसी का लाइफ स्पान कंप्लीट हो जाता है, वैसे नॉर्मली 120 डे का होता है, बट किसी भी वजह से वो कम समय में हो रहा है या फिर ज़्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रही है, तो आरबीसी का जैसे ही ब्रेकडाउन होता है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे 120 दिन हो जाते हैं उसकी लाइफ ख़त्म होने लगती है और उसका ब्रेकडाउन होने लगता है। कहाँ पे? स्प्लीन के अंदर। तो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, हीम प्लस ग्लोबिन, क्योंकि आरबीसी के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन। वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, हीम प्लस ग्लोबिन के अंदर। और अब नेक्स्ट देखते हैं then release unconjugated bilirubin in blood circulation and connect with albumin। अब जैसे ही रिलीज होंगे दो हीम प्लस ग्लोबिन, तो ग्लोबिन से क्या होगा? एमाइनो एसिड बन जाएगा और ये क्या होगा? नए प्रोटीन वगैरह के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एंड जो हीम होता है वहाँ से दो चीज़ें निकलती हैं, एक आयरन निकलता है यानी कि फेरिक निकलता है, या फेरिट बोल सकते हैं, फेरिटिन बोल सकते हैं, या फिर आयरन बोल सकते हैं। और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बच जाता है आयरन निकलने के बाद हीम से, उस पार्ट को क्या बोल देते हैं? बिलीरुबिन बोल देते हैं। और वो बिलीरुबिन कौन सा होगा? अनकॉन्जुगेटेड होगा, यानी कि वाटर इनसोल्यूबल बिलीरुबिन होता है। अब ब्रेकडाउन हो चुका है और वाटर इनसोल्यूबल यानी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन रिलीज हो चुका है। कहाँ से? आरबीसी से। और वो कहाँ पे चला जाएगा? स्प्लीन में टूटने के बाद, सारा रिलीज होने के बाद ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है एंड कनेक्ट विद एल्बुमिन, जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है उसके साथ जुड़ जाता है। अब ये उसके साथ जुड़ चुका है, उसके बाद क्या होगा इसका? एंड देन उसके बाद ये आफ्टर देन लीवर सेल रीअपटेक द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। उसके बाद जो लीवर सेल्स होती हैं ब्लड सर्कुलेशन से इसको रीअपटेक कर लेंगे, अपने अंदर ले लेते हैं, क्योंकि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके बाद लीवर के अंदर ये चला गया अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। देन उसके बाद जो लीवर सेल मेटाबोलाइज द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन एंड बाइंड इट विद मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन। उसके बाद जैसे ही लीवर के अंदर चला जाएगा अनकॉन्जुगेटेड, इसको कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दिया जाएगा। जो लीवर सेल्स होती हैं, जो मेनली रूप से हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं, मेनली रूप से जो ये क्या है उसको बाइल के रूप में चेंज कर देती हैं अनकॉन्जुगेटेड को। अब वो क्या होगा? कॉन्जुगेटेड, यानी कि वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस के अंदर चेंज हो चुका है। अब आसानी से ये बॉडी से रिम आउट किया जा सकता है और उसके बाद ये मल्टीपल रेजिस्टेंस प्रोटीन के साथ बाइंड कर देती हैं। ठीक है, अब ये अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में चेंज हो चुका है और एक ट्रांसफेरेज जो प्रोटीन होती है यानी कि मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन उसके साथ जुड़ चुका है। ठीक है, अब जुड़ गया, उसके बाद इसका क्या होने वाला है वो देखते हैं। उसके बाद ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो गोल ब्लैडर के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ पे क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। ओके, लीवर से गोल ब्लैडर में पहुँच चुका है ये और वहाँ पे स्टोर हो चुका है। देन उसके बाद ये रिलीज़ हो जाएगा बाइल के रूप में। कहाँ पे? इंटेस्टाइन के अंदर, जो क्या करेगा? फैट वगैरह के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है
और बाद में फिर ये बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। उसके बाद ये दो फॉर्म में चेंज किया जाएगा सबसे पहले एक्सक्रीट आउट होने से पहले। तो दो फॉर्म कौन सी होंगी? फर्स्ट होगा यूरोबिलिनोजन, जो कि क्या होगा, यूरिन के थ्रू रिलीज होता है, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। एंड सेकंड जो फॉर्म होती है वो स्टेरकोबिलिनोजन होती है, जो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। जैसे ही बाइल इंटेस्टाइन के अंदर पहुंचता है ये ब्रेक डाउन हो जाता है दो फॉर्म के अंदर। अगर ये थोड़ा बहुत तो क्या होगा, ब्लड के अंदर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है और वहाँ किडनी के अंदर जाके यूरोबिलिनोजन की फॉर्म से यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाता है। कुछ जो इंटेस्टाइन में रह जाता है, जो फीकल मटेरियल स्टूल के द्वारा पास आउट होता है, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टेरकोबिलिनोजन बोलते हैं। तो इस तरीके से नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है बाइल जो बिलीरुबिन फॉर्मेशन की और एक्सक्रीशन की। अब इस प्रोसेस के अंदर अगर अल्ट्रेशन आ जाता है और किसी भी वजह से बिलीरुबिन का प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर एक्सक्रीशन कम हो जाता है, तो बॉडी के अंदर इसका लेवल बढ़ने लगता है। अगर 5 mg/dl से ज़्यादा हो गया, दैट इंडिकेट द जॉइंटिस। ओके, नेक्स्ट पे चल रहे हैं और अब हमको वीडियो दिखा देते हैं ताकि किस तरीके से नॉर्मल प्रोडक्शन होता है बिलीरुबिन का, किस तरीके से आरबीसी का ब्रेक डाउन होता है, ताकि आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर पाएँ और अंडरस्टैंड कर पाएँ। ओके, सो ये स्टार्ट हो रहा है वीडियो। एंड सबसे पहले आरबीसी की होंगी, स्प्लिन के अंदर जाती है, वहाँ पे जो माइक्रोफेजेज इसको ब्रेक डाउन कर देती है हीम प्लस ग्लोबिन में। ग्लोबिन क्या होगा, यहाँ से अमाइनो एसिड रिलीज हो जाते हैं, प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन में अपना योगदान प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हीम से दो चीज़ें निकलती हैं, फर्स्ट वन आयरन निकल जाता है और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो बिलीवर्डिन होता है। बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में चेंज हो जाएगा, एंड वो भी कौन से? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में। ये ट्रांसफेरिन के रूप में चला जाता है, ठीक है, स्टोरेज हो जाएगा लीवर के अंदर, स्प्लिन के अंदर यहाँ पे, और बोन फॉर्मेशन वगैरह में, और फिर आगे जाके इरिथ्रोपोइसिस की जो आरबीसी की नई आरबीसी में हेल्प करता है यही आयरन। उसके बाद बिलीवर्डिन बिलीरुबिन में चेंज हो जाता है और एल्बुमिन के साथ बाइंड होके कहाँ चला जाएगा? लीवर में चला जाता है। वहाँ से अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज कर दिया जाता है, फिर गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर से स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ से बिलीरुबिन कुछ बिलीरुबिन जो है ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा, वो किडनी के थ्रू निकलेगा, उस फॉर्म को क्या बोल देंगे? एंड उसके बाद थोड़ा बहुत जो इंटेस्टाइन होता है वो अलग फॉर्म बन जाती है, स्टारकोबिलिनोजन। ओके, तो इस टाइप से दो फॉर्म के रूप में ये निकल जाता है। यूरोबिलिनोजन यानी कि जो यूरिन से पास आउट हो रही है उस फॉर्म को क्या बोल देते हैं? यूरोबिलिनोजन। और स्टारकोबिलिनोजन जो स्टूल के थ्रू जो बिलीरुबिन पास आउट हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे? स्टारकोबिलिनोजन। क्लियर? तो इस टाइप से ये नॉर्मल प्रोडक्शन और एक्सक्रीशन होता है बिलीरुबिन का। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बात करने वाले हैं कॉमन कोजेज की। वो कौन से फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर्स, जो एक चाइल्ड के अंदर जॉइंटिस की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट वन बात करें जेनेटिक्स डिसऑर्डर। कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि बिलीरुबिन के लेवल को बॉडी में बढ़ा देते हैं, वो अलग अलग प्रोसेस की वजह से। वो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं एक्चुअली में। तो फर्स्ट वन बात करें गिलबर्ट सिंड्रोम। अब गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ यूरिडिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोरोनोसाइकल ट्रांसफेरेज, यानी कि यूडीपीजीटी नाम का एक एंजाइम होता है, उसकी कमी हो जाती है। और इससे क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर। अब यूडीपीजीटी की वजह, कमी की वजह से क्यों होता है ये जॉइंटिस, उसकी बात करें तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। यूडीपीजीटी का फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करता है। अब यहाँ पे इसकी कमी हो चुकी है तो अनकॉन्जुगेटेड क्या होगा? कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन की लेवल है वो ब्लड के अंदर बढ़ जाएगा और किसको लीड कर देगा? ये जॉइंटिस को लीड करता है। ओके, नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें क्रिगलार नजर सिंड्रोम। अब ये क्या होता है और किस तरीके से ये करता है? ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जो कि ऑटोसोम्स होते हैं, जैसे कि 2 पेयर तो क्या होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। बाकी जो 22 पेयर्स जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। उनके अंदर क्या हो गया? उनकी डबल कॉपी बन गई है। वो क्या डबल कॉपी बनने की वजह से, एबनॉर्मल डबल कॉपी बन रही जीन की, उसकी वजह से किसी डिजीज़ को लीड करते हैं। तो इस तरीके से एबनॉर्मल डबल कॉपी बनने की वजह से जीन की क्या होगा? ये लीड करता है किसको? जॉइंटिस को। तो किस तरीके से करता है? ये यूडीपीजीटी जो एंजाइम है उसकी डेफिशिएंसी करवा देगा। अब वो डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा? अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? लेवल बढ़ जाएगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा जब तक वो कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो जाता है तब तक। तो इस तरीके से जॉइंटिस को लीड कर देते हैं। नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर की बात करें रोटर सिंड्रोम। अब रोटर सिंड्रोम किस तरीके से लीड करता है जॉइंटिस को, वो देख लेते हैं। ये क्या करता है? इंट्रासेलुलर कैपेसिटी होती है जो हेपेटोसाइट सेल की,
क्योंकि अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज कौन कर रहा है, हेपेटोसाइट सेल लीवर के अंदर। अब उनकी जो इंटरसेलुलर कैपेसिटी कम हो गई, उनकी सेल्स क्या हो गई, अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रही हेपेटोसाइट सेल्स, तो क्या होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की लेवल बढ़ता ही चला जाएगा कॉन्जुगेटेड में चेंज ना होने की वजह से। ओके, बिकॉज हेपेटाइटिस सेल फॉर्म बाइल फ्रॉम अनकॉन्जुगेटेड, क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड उनको कॉन्जुगेटेड में चेंज करेगी और बाइल का फॉर्मेशन करवा के उसको डाइजेशन में भी हेल्प करवाती है, उसके बाद एक्सक्रीट आउट करवा देती बॉडी से। अब वो सेल ही खराब हो चुकी है तो वो कैसे इसको चेंज कर पाएंगी, और किसको लीड कर देगा, ये जॉइंडिस को लीड कर देता है। नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करें, डुबिन जॉनसन सिंड्रोम। अब इसके अंदर क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें डबल कॉपी बन रही है अब नॉर्मल किसी जीन की, जिसके कारण क्या हो रहा है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रहा है। अब कॉन्जुगेटेड यानी कि अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड में तो चेंज हो चुका है, बट क्या हुआ कि ट्रांसपोर्टिंग जो प्रोटीन होती है एमआरपी, जो मल्टीपल रेजिस्टेंट प्रोटीन, जो क्या कर रही थी, लीवर से इसको गोल ब्लैडर के अंदर ला रही थी और गोल ब्लैडर से इंटेस्टाइन के अंदर ला रही थी, तो वो लाने वाला जो इंसान था, यानी कि कौन, ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन एमआरपी, उसकी कमी हो चुकी है। कॉन्जुगेटेड में तो चेंज हो चुका है, बट अब वहाँ से लीवर से उसको लेके कौन आए, जो लाने वाला था वही नहीं है, तो वो वहीं पे बैठा रह जाएगा। तो वहीं पे बैठा रह जाएगा तो वहाँ से वो ब्लड में ही चला जाता है और फिर पूरा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है, और किसको लीड कर देता है, जॉइंडिस को लीड कर देता है। ओके, अब नेक्स्ट फैक्टर देख लेते हैं। जेनेटिक फैक्टर हो चुके हैं, और कुछ ऐसे कॉजेज भी होते हैं बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन कि किसी भी वजह से बाइलरी ट्रैक्ट के अंदर, यानी कि लीवर से गोल ब्लैडर के अंदर आने वाली जो डक्ट है, बाइलरी जो डक्ट है, बाइलरी पाथवे, उसके अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ चुका है तो वो लीवर से यहाँ पे इंटेस्टाइन में रिलीज नहीं हो पाएगा, वहीं पे स्टोर रह जाएगा और ब्लड के अंदर वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये भी किसको लीड कर देता है, जॉइंडिस को लीड करता है। ओके, तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। तो टाइप्स के अनुसार हम देख लेंगे और भी फैक्टर्स होते हैं, वो अकॉर्डिंग टू टाइप्स होते हैं कि कौन से टाइप का जॉइंटिक्स होगा, तो उनके लिए अलग अलग रेस्पॉन्सिबल होते हैं फैक्टर्स उनको लीड करने के लिए। ठीक है, तो टाइप्स देखते हैं मेनली रूप से कितने टाइप के जॉइंटिस होते हैं। तो जॉइंटिस मेनली रूप से 4 टाइप्स के होते हैं। इट हैज़ मेनली 4 टाइप्स। फर्स्ट वन होगा फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस, एंड सेकेंड वन पैथोलॉजिकल जॉइंटिस, थर्ड वन बात कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस, एंड फोर्थ वन ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। तो इस टाइप से 4 टाइप हो चुके हैं जॉइंटिस के, और अलग अलग इनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो अलग अलग टाइप के जॉइंटिस को लीड करते हैं। कॉमन फैक्टर हम देख चुके हैं, बट ये कुछ टाइप के अनुसार भी इनके अलग अलग कॉजेज होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप के जॉइंटिस को लीड करते हैं। ओके, सो अब वन बाय वन हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। फर्स्ट वन बात करने वाले फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस की। इन दिस इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी इम्पेयरमेंट होने की वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है बॉडी के अंदर। मतलब 5 mg पर डी से ज़्यादा हो चुका है, बट लेस देन 15 mg, 15 से ज़्यादा नहीं होगा, 5 से ज़्यादा हो चुका है बिलिरुबिन का लेवल किसी भी फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस बोल देते हैं। ओके, इन प्री टर्म बेबी इट अपीयर आफ्टर 48 आवर ऑफ बर्थ। जो प्री टर्म बेबी होते हैं, जो 34 वीक या 37 वीक की से पहले ही जन्म ले लेते हैं, कि प्रेगनेंसी पहले जन्म ले लेते हैं, वो बच्चे क्या होते हैं, प्री टर्म होते हैं। उनके अंदर ये फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस कब देखने को मिलता है, 48 आवर ऑफ बर्थ, जैसे बर्थ हो उसके 48 घंटे बाद देखने को मिलता है प्री टर्म के अंदर, और टर्म बेबी के अंदर देखने को मिलता है ये आफ्टर 24 आवर ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब इसमें अगर किसी को जॉइंटिस हो चुका है किसी इन्फेंट को, तो क्या होगा, 5th, आज जैसे कि बिलिरुबिन का लेवल सबसे ज़्यादा कब बढ़ जाता है, 5वें दिन पे पीक लेवल पे चला जाता है, और कंडीशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है। बट इसका एक फ़ायदा है, ये जैसे ही बढ़ता है फिजियोलॉजिकल है, बॉडी के फंक्शन इम्पेयरमेंट की वजह से, तो ये अपने आप विद इन 1 वीक के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर वापस से रिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि बॉडी डिफेंस करने लग जाती है, और डिफेंस करके वापस से इस कंडीशन को ट्रीट कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं इसके फैक्टर्स की, कि कौन कौन से ऐसे कोजेज हैं या कौन कौन से ऐसे फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट हैं जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को लीड करते हैं। फर्स्ट वन हो गया आपका इंक्रीज आरबीसी नंबर, किसी भी वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो जितनी आरबीसी होंगी उनका ब्रेकडाउन भी ज़्यादा ही होगा, क्योंकि जितनी हो रही उनका तो होगा ही ना। जैसे 10 थी उनका ब्रेकडाउन हो रहा था तो थोड़ा बिलिरुबिन बन रहा था, अब 20 आरबीसी बन रही तो 20 का होगा तो क्या होगा, और ज़्यादा बिलिरुबिन बन रहा है। तो आरबीसी का नंबर बढ़ना भी क्या लीड करती है, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस करते हैं। डिक्रीज आरबीसी लाइफ स्पैन, यानी कि 120 दिन जीती थी, अब वो 80 दिन जी रही हैं, 60 दिन ही जी पा रही हैं, कुछ फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट की वजह से। तो जल्दी जल्दी ब्रेकडाउन होगा, जल्दी जल्दी बिलिरुबिन बनता चला जाएगा और लेवल बढ़ जाता है, और किसको लीड कर देता है ये, फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को।
नेक्स्ट फैक्टर की बात कर रहे हैं इमेच्योर लेवर दैट इनेबल टू कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इनटू कॉन्जुगेटेड। जैसे ही बेबी का जन्म होता है तो उसका लेवर कंप्लीटली रूप से क्या नहीं होता है, मैच्योर नहीं होता है, प्रॉपर रूप से फंक्शन नहीं कर रहा होता है। तो इस कारण क्या होगा, जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होगा वो कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से भी क्या है, बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है ब्लड में और लीड कर देता है फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस को। नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे थे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। इन दिस इंक्रीज द बिलिरुबिन लेवल 15 mg से पर DL से ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू दैट एनी डिजीज कंडीशन। कोई भी डिजीज कंडीशन की वजह से, मेन रूप से जो ब्लड डिसऑर्डर्स होते हैं उनकी वजह से और कुछ अलग ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं उनकी वजह से अगर बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाता है तो इसे क्या बोल देते हैं, पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। ओके, किसी डिजीज कंडीशन की वजह से बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है तो इसे क्या बोल देते हैं, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके फैक्टर्स की कौन कौन से ऐसी डिजीज हैं जो पैथोलॉजिकल जॉइंटिस को लीड करती हैं। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें क्या होगा, जो अगर किसी मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है और बेबी का पॉजिटिव है, अगर वो किसी भी वजह से डिलीवरी के टाइम पे मिक्स हो जाते हैं आपस में, जैसे ही बेबी के अंदर मदर का ब्लड थोड़ा सा मिक्स हो गया तो क्या होगा, ऑटो इम्यून रिएक्शन में लग जाती है बेबी की बॉडी के अंदर। क्या लगेगा उसको कि बाहर से कोई एंटीजन आ चुका है तो एंटीबॉडी बनाने लग जाते हैं बेबी की बॉडी, और इस टाइम से क्या करेगा, ये RBC वगैरह को डैमेज करने लग जाती हैं और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा देती हैं। नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी। जैसे किसी बेबी के अंदर ब्लड की कमी थी और उसका A पॉजिटिव था, वो हम उसको B वाला दे दें, यानी कि उसके अलग ग्रुप वाला दे दें ब्लड ग्रुप, उसके नेक्स्ट मतलब अपोजिट ग्रुप वाला अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दे किसी के अंदर, तब जो रिएक्शन होती है वो क्या होगी, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं थैलेसीमिया, यानी कि एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक, अच्छे तरीके से जो मैच्योर हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रही, तो मैच्योर नहीं होगी तो जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगी, फंक्शन नहीं कर पाएंगे और जल्दी से ब्रेक डाउन होके और मोर ज़्यादा बिलिरुबिन का फॉर्मेशन करने लगती। नेक्स्ट और लास्ट फैक्टर की बात कर लें, वो होगा सिकल सेल एनीमिया। किसी भी वजह से सिकल शेप हो चुकी है, यानी कि अच्छी तरीके से उसकी स्ट्रक्चर के अंदर इम्पेयरमेंट आ चुका है हीमोग्लोबिन के अंदर, तो वो जल्दी से क्या होगी, ब्रेक डाउन होने लग जाती है, उसका लाइफ स्पान घट जाता है। तो ये किसको लीड करता है, बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा देता है और दैट लीड टू द पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। ओके, नेक्स्ट पे चल रहे हैं और नेक्स्ट टाइप की बात कर रहे हैं हम, थर्ड टाइप की, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस। अब ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, इट अकर्स ड्यू टू ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन, सॉरी मिस्टेक है स्पेलिंग, तो ब्रेस्ट मिल्क इंजेक्शन बिकॉज ह्यूमन मिल्क कंटेन प्रेगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल। यानी कि जैसे ही कोई बेबी ब्रेस्ट मिल्क इंजेस्ट करता है, जैसे ही वो दूध पीता है अपनी माँ का, तो क्या होगा, उसके दूध के अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस पाया जाता है प्रेगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल। अब ये क्या होता है, एक प्रोजेस्टेरोन का मेटाबोलाइट होता है। जैसे ही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन टूटता है तो उसके जो मेटाबॉलिज्म से जो प्रोडक्ट बनता है वो एक प्रोडक्ट बनता है प्रेगामाइन 3 अल्फा 2 बीटा डायोल। ये क्या कर देता है, जो UDP-GT एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है और बिलिरुबिन के लेवल को बढ़ा देता है। अब UDP-GT एंजाइम का काम क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करना। अब इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो चुकी है तो अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो पाएगा और बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जाएगा, वो एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाएगा जब तक कि वो कॉन्जुगेटेड में चेंज नहीं हो जाते। तो इस तरीके से ब्रेस्ट मिल्क भी क्या लीड करता है, जॉइंटिस को लीड करते हैं। ओके, फोर्थ वन और लास्ट वन टाइप की बात कर रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। अब ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस क्या होता है उसमें देख लेते हैं। इट अकर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ये क्या होता है, अब किसी बेबी को अच्छी तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा जा रही, अभी कर दी पूरे दिन से, उसके बाद सुबह दूध पिला दिया, फिर उसको दूध ही नहीं पिला रहे हैं, चलो भाई शाम को पिलाते इसको। तो इस टाइप से अगर उसको इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जा रही है तो क्या कर सकता है, जॉइंटिस को लीड कर सकता है। अब इसका रीज़न देख लेते हैं किस टाइप से इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग लीड करता है जॉइंटिस को। क्योंकि अगर उसको दूध नहीं पिलाएंगे तो क्या होगा, इसकी इंटेस्टाइनल एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएंगी, जिससे बिलिरुबिन एक्सक्रीशन आउट नहीं हो पाएगा। सब काम सही हो रहा है, कॉन्जुगेटेड अनकॉन्जुगेटेड कॉन्जुगेटेड में चेंज हो रहा है, कॉल ब्लैडर के अंदर भी आ पा रहा है, उसके बाद इंटेस्टाइन में भी आ चुका है। अब अभी कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो उसके पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होंगे नहीं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं होंगे तो वो फिकल मेटेरियल वगैरह इसकी सहायता से वो रिम आउट नहीं हो पाएगा, तो वो बॉडी में स्टोर रहेगा, वापस से ब्लड के अंदर रिऑब्जॉर्ब हो जाता है और जॉइंटिस को लीड कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस को लीड करती है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं।
और अब बात करने वाले अपन साइन सिम्टम्स की कि किसी को जॉइंडिस हो चुका है तो कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से साइन एक चाइल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट वन क्या होगा, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा बॉडी का। तो कंप्लीट जो बॉडी है उसका येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा। कुछ पार्ट्स का भी हो सकता है या सीवियर हो चुका है तो कंप्लीट बॉडी का देखने को मिल सकता है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सी कंडीशन में कौन सा पार्ट का डिस्कलरेशन देखने को मिलता है। तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर बिलीरुबिन का लेवल 5 mg/dl हो चुका है तो मेनली रूप से जो येलो डिस्कलरेशन कहाँ पे देखने को मिलेगा, आइज के अंदर स्क्लेरा और म्यूकस मेम्ब्रेन का अगर डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है दैट इंडिकेट द कि अभी बिलीरुबिन का लेवल अप्रोक्सीमेटली 5 mg/dl हो चुका है बॉडी के अंदर। ओके, अगर 10 mg/dl है तो कहाँ पे देखने को मिलेगा डिस्कलरेशन, मेनली रूप से देखने को मिलेगा नेक एरिया में। अब किसी बेबी को आई स्किन यहाँ पे भी हो चुका है और अब नेक एरिया पे भी येलो डिस्कलरेशन शो हो रहा है दैट इंडिकेट द बिलीरुबिन का लेवल और बढ़ चुका है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10 mg/dl हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ बिलीरुबिन 12 mg/dl तो डिस्कलरेशन कहाँ पे देखने को मिलता है, थोरेक्स पार्ट में, जो अम्बलिकस से ऊपर का जो एरिया होता है, थोरेक्स पार्ट जो अपना थोरेक्स एरिया होता है, ये छाती वाला एरिया, चेस्ट वाला एरिया, यहाँ पे अगर डिस्कलरेशन हो चुका है, यहाँ पे भी डिस्कलरेशन हो चुका है नेक से या नीचे की ओर, दैट इंडिकेट द 12 mg/dl के लगभग बिलीरुबिन का लेवल हो चुका है। अगर डिस्कलरेशन हो रहा है लोअर एरिया अम्बलिकस यानी कि जेनेटल एरिया के आसपास और लोअर अम्बलिकस एरिया के पास भी येलो डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, यानी कि ऊपर की कंप्लीट बॉडी पूरी क्या हो चुकी है, येलोइश हो चुकी है, दैट इंडिकेट द बिलीरुबिन का लेवल अप्रोक्सीमेटली 15 mg/dl के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि सीवियर कंडीशन हो चुकी है। एंड नेक्स्ट वन, अगर 20 mg/dl के आसपास पहुंच जाता है तो क्या होगा, कंप्लीट बॉडी का डिस्कलरेशन देखने को मिला है, साथ में क्या एक्सट्रीमिटीज़ भी इंक्लूड हो जाती हैं, दैट इंडिकेट वेरी 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 सीवियर कंडीशन ऑफ द जॉइंडिस। नेक्स्ट सिम्टम की बात करें, ये तो होगा येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा बॉडी का। नेक्स्ट सिम्टम जो देखने को मिलेगा डार्क कलर यूरिन होगा, क्योंकि जो यूरोबिलिनोजन की फॉर्म के रूप में जो बिलीरुबिन बाहर आ रहा है यूरिन के थ्रू, जैसे ही बढ़ेगा तो ज़्यादा आएगा बाहर यूरिन के थ्रू, तो डार्क कलर देखने को मिलता है यूरिन का। और क्ले कलर स्टूल देखने को मिलेगा, वैसे नॉर्मली ब्राउनिश कलर होता है बट बिलीरुबिन का लेवल यानी कि स्टार्कोबिलिनोजन ज़्यादा स्टूल से के साथ में रिमोट हो रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं, क्ले कलर यूरिन देखने को मिलता है उसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ बिलीरुबिन लेवल। इफ़ बिलीरुबिन लेवल मोर देन 20, अगर 20 mg/dl से ज़्यादा हो जाए किसी कंडीशन की वजह से, तो वो क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस द BBB, ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को और परमानेंट ब्रेन डैमेज कर देता है। इस कंडीशन को क्या बोल देते हैं, कर्निक्टर्स बोल देते हैं। ओके, कर्निक्टर्स, अगर कोई पूछे आपसे कि कर्निक्टर्स क्या होता है तो बताना है कि अगर बिलीरुबिन कलर बहुत ज़्यादा हो जाए यानी कि 20 mg/dl से भी ज़्यादा हो जाए और वो ट्रिपल बी को क्रॉस कर जाए ब्लड ब्रेन बैरियर को और परमानेंट डैमेज कर दे ब्रेन को, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, कर्निक्टर्स कहलाती है। ठीक है, तो ये सिम्टम्स हो गए मेरे रूप से 3, ये 3-4 सिम्टम्स ही देखने को मिलते हैं। स्किन डिस्कलरेशन हो जाता है बॉडी का अलग अलग पार्ट्स का, आइज़ वगैरह, मेनली रूप से तो आइज़ वगैरह का, म्यूकस मेम्ब्रेन का और स्क्लेरा को देखने को मिलता है। ठीक है, और डार्क कलर यूरिन, क्ले कलर स्टूल, ये देखने को मिल रहा है किसी चाइल्ड को, दैट इंडिकेट द जॉइंडिस हो चुका है उसको। नेक्स्ट बात करें डायग्नोस्टिक इवालुएशन की। अब कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं टू डायग्नोस द जॉइंडिस की कंडीशन, यानी कि बिलीरुबिन का लेवल बढ़ चुका है उसके चेक करने के लिए कौन से टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट वन फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें हम साइन सिम्टम के हिसाब से फाइंड आउट कर सकते हैं किसी बेबी के जॉइंडिस हो चुका है या फिर नहीं हुआ है या अदर कंडीशन डेवलप हो चुकी है। नेक्स्ट और कन्फर्मेटिव जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, टोटल सीरम बिलीरुबिन लेवल, जो भी ब्लड के अंदर बिलीरुबिन का लेवल चेक करते हैं ब्लड टेस्ट करके। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। अब किसी बेबी को जॉइंडिस हो चुका है, पता भी लगा चुके हैं, साइन सिम्टम भी देख लिए, ठीक है, कंफर्म हो चुका है जॉइंडिस हो रहा है। अब एज ए नर्स अपने को कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करने, नर्सिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन, उसको इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड करनी है टू रिड्यूस द RBC ब्रेकडाउन, क्योंकि यहाँ पे RH इनकम्पेटिबिलिटी या फिर ABO इनकम्पेटिबिलिटी की वजह से क्या है, उसके अगेंस्ट RBC के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बन जाती है, वो उसको ब्रेक डाउन करती हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, IV इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, बाहर से इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे, वो क्या करेंगे, उनको रोक देंगे और RBC के ब्रेकडाउन को कम कर देंगे। जैसे ही RBC का ब्रेकडाउन कम होगा तो बिलीरुबिन का लेवल ऑटोमेटिक कम होगा, क्योंकि वो वहाँ से बनने नहीं लगेगा, क्योंकि RBC के ब्रेकडाउन से ही तो बिलीरुबिन बन रहा है। अब उसका ब्रेकडाउन रोक दो तो बिलीरुबिन का लेवल अपने आप ही ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा।
नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, प्रोवाइड शुगर कैन जूस दैट हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ यूरिन, यानी कि गन्ने का जूस देंगे उसको। ओके, गन्ने का जूस प्रोवाइड करना है, वो क्या करता है, लीवर को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है गन्ने का जूस। ओके, नेक्स्ट मैनेजमेंट रखते हैं, उसको मोर फ्लूइड प्रोवाइड कर देंगे टू डिक्रीज द बिलिरुबिन लेवल दैट इंक्रीज बाय डिहाइड्रेशन, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन की वजह से क्या है, उसके रेस्पॉन्स में जैसे डिहाइड्रेशन हुआ तो कंसनट्रेशन बढ़ जाती है बिलिरुबिन की, उसको रिड्यूस करने के लिए और एक्सक्रीट आउट करने के लिए, क्योंकि वाटर के साथ ही तो बिलिरुबिन एक्सक्रीट आउट होता है किडनी के थ्रू। तो इन सब कंडीशन को ट्रीट करने के लिए क्या आएंगे, उसको हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, यानी कि मोर फ्लूइड देते हैं बेबी को। ठीक है, नेक्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें, न्यूट्रिशन लेवल बढ़ा देंगे, क्योंकि वेट लॉस है, माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट कर सके, फ्रीक्वेंट फीडिंग करवानी ताकि इंटेस्टाइनल मूवमेंट भी हो पाए और बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन भी प्रॉपर होता रहे। ओके, तो दोनों फायदे हो जाएंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जो नर्सिंग मैनेजमेंट रहेगा उसमें क्या होंगे, व्हीट ग्रास जो गेहूँ होते हैं, उन गेहूँ जो कच्चे गेहूँ होते हैं अभी उगे ही हैं, उनके जूस बनाएंगे और वो भी प्रोवाइड करते हैं। वो भी क्या हेल्प करते हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, जो एक्सेसिव बिलिरुबिन लीवर के अंदर बन रहा है उसको एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करते हैं। कौन, व्हीट ग्रास जूस। ओके, नेक्स्ट देख रहे हैं अपन, प्रोवाइड लेमन जूस या फिर लेमन वाटर, नींबू का जूस बनाना है या फिर नींबू का पानी बना के बेबी को पिलाना है, क्योंकि जो नींबू की प्रॉपर्टी क्या होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है नींबू की, दैट हेल्प इन अनब्लॉक द बाइलरी डक्ट या ट्रीट द जॉइंटिस। किसी भी वजह से अगर किसी को बाइलरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जॉइंटिस हो रहा है तो क्या करेंगे, उसको लेमन वाटर देंगे, क्योंकि लेमन वाटर की क्या होगी, लेमन की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, वहाँ पे इन्फ्लामेशन को कम कर देगा और जो बाइलरी ट्रैक्ट है, जो बाइलरी पाथवे है, उसको क्या कर देगा, ओपन कर देता है, जिससे वो इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज होकर बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो पाए। ठीक है, अब बात करें मेडिकल मैनेजमेंट की कि कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं बिलिरुबिन या फिर जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए। तो इसके लिए एक मेन जो ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, फिनोबार्बिटोन होती है। अब फिनोबार्बिटोन क्या काम करती है, ड्रग ऑफ चॉइस होती है जॉइंटिस के लिए। ओके, अब ये किस तरीके से काम करती है, ये क्या करेगी, जो यूडीपी जीटी एंजाइम था, जो अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करने वाला जो एंजाइम है, उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देगी। जैसे उसकी एक्टिविटी बढ़ेगी क्या करेगा, वो जल्दी जल्दी अनकॉन्जुगेटेड को कॉन्जुगेटेड में चेंज करेगा और बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प कर देते हैं। ओके, तो ये मेडिकल मैनेजमेंट हो जाता है। नेक्स्ट में बात करते हैं जो मेन मैनेजमेंट बेबी को प्रोवाइड किया जाता है, जो इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है जॉइंटिस के लिए, वो होगा फोटोथेरेपी मैनेजमेंट। ओके, तो किस टाइप से क्या होता है फोटोथेरेपी और क्या करते हैं इसके अंदर वो देखते हैं। इट हेल्प इन रिड्यूस एंड एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, या बिलिरुबिन के लेवल को कम कर देता है बाय द एक्सक्रीशन आउट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवा के उसके लेवल को डिक्रीज कर देता है। इसमें 6 लाइट का यूज़ लेते हैं, और किस तरीके से यूज़ लेते हैं, इसमें जो 4 लाइट होंगी वो तो ब्लू लाइट होती हैं, और 2 लाइट जो होती हैं वो क्या होंगी, वाइट लाइट होती हैं। 4 तो नीली कलर की लाइट होती हैं और 2 सफ़ेद कलर की लाइट होती हैं। ये यूज़ में ले जाती है फोटोथेरेपी में। और ये किस तरीके से काम करती है, जो ब्लू लाइट है वो तो एक्सक्रीशन करवाती है बिलिरुबिन का, एंड जो 2 वाइट लाइट होती है वो ऑब्जर्वेशन में हेल्प करती है, ताकि ऑब्जर्व कर पाएँ कि बिलिरुबिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, जो डिस्कलरेशन है वो ट्रीट हो रहा है धीरे धीरे, जो बेबी का डिस्कलरेशन है जो येलोइश कलर हो चुका था वो वापस से नॉर्मल कलर में आ पा रहा है नहीं आ पा रहा है, इसमें हेल्प करती है 2 वाइट लाइट। और जो 4 ब्लू लाइट हैं वो क्या करेंगे, एक्सक्रीट आउट करवाएंगी बिलिरुबिन को। अब बात कर लेते हैं कि फोटोथेरेपी किस तरीके से काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ फोटोथेरेपी, प्रिंसिपल का मतलब होता है व्हाट बेस्ड ऑन, की कोई चीज़ किस बेस पे काम कर रही है, तो वो देख रहे हैं फोटोथेरेपी किस बेस पे काम करती है। तो फर्स्ट वन जो है ये प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रक्चर आइसोमेराइजेशन के, स्ट्रक्चर आइसोमेराइजेशन के बेस पे काम करती है फर्स्ट वन तो ये। अब आइसोमेराइजेशन क्या होता है, इसमें क्या करती है, स्ट्रक्चर चेंज, इसका मीन है आइसोमेराइजेशन मीन्स चेंज इन स्ट्रक्चर, ये बिलिरुबिन के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज करके उसको एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो रहेगा फोटो ऑक्सीडेशन। तो नेक्स्ट जो फोटो ऑक्सीडेशन करवा के बिलिरुबिन को बाहर करवाती है। फोटो ऑक्सीडेशन का मीन्स है जो बिलिरुबिन को ब्रेक डाउन कर देती है एंड उसके बाद देन एक्सक्रीट आउट करवा देती है बॉडी से। तो ये 2 प्रिंसिपल पे काम करता है। फर्स्ट वन स्ट्रक्चर आइसोमेराइजेशन, बिलिरुबिन की स्ट्रक्चर चेंज करके देन उसका ऑक्सीडेशन करके उसको ब्रेक डाउन करके फोटो ऑक्सीडेशन के द्वारा रिमोट करवा देती है और जॉइंटिस की कंडीशन को ट्रीट कर देती है। ओके, अब बात कर रहे थे नर्सिंग अलर्ट रिगार्डिंग द फोटोथेरेपी। किसी बेबी को फोटोथेरेपी दी जा रही है तो उसके रिगार्डिंग एज ए नर्स अपने को कौन कौन से एक्शन या इंटरवेंशन परफॉर्म करने, कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी।
उनकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है, फोटोथेरेपी के दौरान पूरी बॉडी को एक्सपोज रखते हैं, बट जो जेनाइटल एरिया और जो आईज होती हैं बेबी की उनको कवर रखना है, क्योंकि आई वगैरह को डैमेज कर सकती है जेनाइटल ऑर्गन पे अगर एक्सपोज में आ चुका है फोटोथेरेपी लाइट के अंदर, तो इनफर्टिलिटी लीड कर सकता है एक बेबी के अंदर। ठीक है, इसलिए उनको कवर करके रखना पड़ता है आईज और जेनाइटल ऑर्गन को। तो जो आई को कवर करते हैं आई पेच या शील्ड से कवर कर देते हैं, और जेनाइटल ऑर्गन को डाइपर्स वगैरह, जो डाइपर्स होते हैं छोटे बच्चों के, उनको पहना देना है, ताकि जो जेनाइटल एरिया है उनको एक्सपोज होने से प्रिवेंट किया जा सके। नेक्स्ट नर्सिंग अलर्ट की बात करते हैं, मेंटेन 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस। जो लाइट है और जो बेबी है उसके बीच में क्या रखना है, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना है। जैसे बेबी यहाँ पे लेटा रखा है किसी बेड पे, तो लाइट को कितनी ऊंचाई पे रखेंगे, 45 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर वो स्किन वगैरह को डैमेज कर सकता है और अदर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट कर सकता है फोटोथेरेपी की जो लाइट्स होती हैं वो। नेक्स्ट नर्सिंग अलर्ट की बात करें, एवरी 2 आवर से टेम्परेचर चेक करना है और बेबी की पोजीशन को चेंज करते रहना है, वरना क्या होगा, जो लाइट की वजह से स्किन क्या हो जाती है, बिल्कुल फ्रेजाइल हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है, और वहाँ पे प्रेशर अल्सर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। इसलिए टाइम टाइम पे पोजीशन चेंज करना है और टेम्परेचर भी चेक करते रहना है। नेक्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन की बात करें, एवरी 12 टू 24 आवर क्या करते हैं, उसके बाद जैसे ही अभी फोटोथेरेपी स्टार्ट की उसके 12 से 24 घंटे बाद बिलिरुबिन का लेवल चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली फोटोथेरेपी काम कर भी पा रही है नहीं कर पा रही है। नेक्स्ट अलर्ट की बात करें, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बिकॉज फोटोथेरेपी लीड वाटर लॉस फॉर बिलिरुबिन एक्सक्रीशन। क्योंकि जो बिलिरुबिन का एक्सक्रीशन कैसे हो पाता है, वाटर के थ्रू ही हो पाता है। वाटर ही क्या करेगा, उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है, तो बिलिरुबिन भी बाहर निकलेगा तो वाटर भी उसके साथ बाहर निकलता है, तो डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाती है बेबी के अंदर। तो फ्लूइड वगैरह देना है और इलेक्ट्रोलाइट थेरेपी देनी, ताकि बेबी के वेट लॉस या माल न्यूट्रिशन से प्रिवेंट किया जा सके। अब दिखा देते हैं फोटोथेरेपी किस टाइप से देते हैं। इस टाइप से बेबी को लेटा देते हैं बेड पे, और ऐसे फोटोथेरेपी लाइट सेटअप कर देते हैं, 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखना है बेबी और लाइट के बीच में, और इस तरीके से आइज़ वगैरह को आई पेच या शील्ड से कवर रखते हैं और डाइपर वगैरह पहना देते हैं, ताकि जेनेटल ऑर्गन है वो एक्सपोज में ना आए, क्योंकि ये डैमेज कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी कोज कर सकते हैं, आई डैमेज कर सकते हैं, परमानेंट विजन लॉस हो सकता है बेबी का। ठीक है, तो इस तरीके से क्या फोटोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन की, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं फोटोथेरेपी की वजह से। तो फर्स्ट वन, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम। इसके अंदर क्या होगा, डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन बनने लग जाता है स्किन के ऊपर, आइज के अंदर, और यूरिन के अंदर भी ब्राउन कलर यूरिन इस एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही अगर हम फोटोथेरेपी बंद कर देंगे उसके थोड़ी देर बाद ये अपने आप रिसोल्व आउट हो जाता है। ठीक है, तो कोई ट्रीटमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल डिस्टेंस वगैरह मेंटेन रखना है लाइट वगैरह में, वरना अगर कम डिस्टेंस रखा तो और ही ज़्यादा कंडीशन वर्ज हो सकती है। नेक्स्ट और लास्ट वन कॉम्प्लिकेशन रहेगा हाइपोवोलेमिया, क्योंकि वाटर क्या एक्सक्रीट हो रहा है, किसके साथ, बिलिरुबिन को निकालने के लिए वाटर भी बाहर आ रहा है, तो इस कारण से हाइपोवोलेमिया भी हो सकता है, इसलिए फ्लूइड थेरेपी उसको देंगे बच्चे को। नोट एक फैक्ट की बात कर लेते हैं, अगर मेडिकल और फोटोथेरेपी मैनेजमेंट से अगर जॉइंटिस की कंडीशन ट्रीट नहीं हो पा रही है, तो जो मेन ट्रीटमेंट क्या प्रोवाइड करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। जो पूरा ब्लड है पहले का, जो वेस्ट ब्लड है, जो आरबीसी वगैरह डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ चुका है, उसको तो रिमूव कर लेंगे, और नया ब्लड है उसको बेबी को ट्रांसफ्यूज करते हैं और एक्स्ट्रा ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जो बिलिरुबिन का लेवल कम हो सके और जॉइंटिस की कंडीशन ट्रीट हो सके। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। चलो फिर, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।